नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिमांशु मित्तल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तिलक एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट क्लास में कि हम जो एक क्वेश्चन सीरीज जरूर लेकर आएंगे और आप लोगों के लिए एक खुशी की बात है कि सीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है और सितंबर में एग्जाम हो सकता है। और जो एलडीसी की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं कि आपके लोगों का जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा जाए और आप लोगों ने जो सपने सजोए हैं वो आप लोगों के जरूर पूरे हों। तो मेरी ओर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि लास्ट टाइम पे बिल्कुल ज़्यादा लोड नहीं लेना है। जो भी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है। किसी भी दोस्त के बहकावे में या फिर कोई भी आप लोगों को बोले कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है या फिर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी है तो उसको एकदम लाइटली वे में ले कि ठीक है, नहीं पढ़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं वही एग्जाम में पूछी जाने वाली है। इतना कॉन्फिडेंस लेकर एग्जाम में जाइए और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाइए और भगवान का आशीर्वाद लेकर जाइए ताकि आपका बहुत अच्छा एग्जाम हो और आपको सफलता मिले। ऐसी मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं। तो दोस्तों, कुछ क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो आने वाले जो सीईटी एग्जाम है जिसमें कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं ताकि उस क्वेश्चन के बेस पे आप लोगों की थ्योरी क्लियर हो सके, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। और हम ये कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं तो एक बार आप इन क्वेश्चनों को भी देख के जाइएगा और इससे रिलेटेड थ्योरी है वो मैं साथ के साथ क्लियर करवाता हुआ चलूंगा ताकि आप लोगों का एक छोटा सा रिवीजन भी हो जाए। तो लास्ट टाइम के लिए सबसे अच्छी सीरीज होने वाली है। तो दोस्तों देखिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा है कि रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है। अब दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो मैंने वो वाले जो क्वेश्चन लिए हैं जो अब चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैंने चैप्टर पढ़ा दिए हैं उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि उस वो चैप्टर आप लोगों का बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और जब भी एग्जाम में आए, अब जैसे सीट एलडीसी का जो एग्जाम है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं आप लोगों को लेकर आऊंगा कि हमने जो पढ़ा है वो कितना अच्छे से पढ़ा है और क्या क्या चीजें हमने जो पढ़ी है वो पूछी हुई है। तो रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है। अब देखिए दोस्तों, जब मैं आप लोगों को ब्लड वाला जब चैप्टर पढ़ा रहा था तब मैंने आपको सबसे फर्स्ट बात यही बताई थी कि ब्लड होता क्या है। तो ब्लड क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो सबसे मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि ब्लड होता क्या है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लड होता क्या है। तो ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है और ब्लड में दो चीजें होती हैं। एक तो होती है प्लाज्मा, एक होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो प्लाज्मा होता है वो होता है 55%। कितना होता है? 55%। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 45%। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों के पास जो क्वेश्चन है इसके अंदर एक चीज आप ध्यान दीजिए कि जो प्लाज्मा है ना, इसमें ये कितना है? 55%। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने होते हैं? 45%। अब देखिए ऑप्शन में दोनों चीजें दी हुई है ना, दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 45% और 55% ये दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं। लेकिन आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए कि प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, क्योंकि ब्लड में ज्यादा मात्रा में क्या है? प्लाज्मा है। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है? कम मात्रा में। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और जो प्लाज्मा होता है उसमें 90% मात्रा में वाटर होता है और एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, SCO3 माइनस, ये सारी चीजें किसमें प्रेजेंट होती है? ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। ब्लड में भी किसमें? प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। और 90% क्या उपस्थित होता है? जल उपस्थित होता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। और रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? 45% होती है। तो मैंने आप लोगों को चार चीजें बताई हैं ब्लड से कि ब्लड एक तो तरल संयोजी ऊतक है और टू टाइप्स होते हैं, एक तो प्लाज्मा होता है और एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड और थ्योरी क्या होती है। प्लाज्मा के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा का जो संश्लेषण होता है वो कहां पर होता है? लीवर में होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो प्लाज्मा का जो संश्लेषण यदि आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा का निर्माण कहां पर होगा तो आपको क्या बताना है? संश्लेषण किसमें होगा? लीवर के अंदर होगा। और प्लाज्मा जो प्रोटीन है वो कितने टाइप्स की होती है? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। ध्यान रखिएगा, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन के बारे में भी ध्यान रखिएगा कि किसका काम करता है? ब्लड क्लोटिंग का काम करता है। तो रक्त प्लाज्मा से संबंधित ये सारी थ्योरी है। एक क्वेश्चन से हम इस तरीके से थ्योरी भी क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि साथ के साथ आप लोगों की काफी सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब जो सारी थ्योरी है वो मुझे लगता था कि शायद बोर्ड पे ही आप लोगों को लिखनी चाहिए थी। वर्बली जो चीजें समझाई जाती है उसमें इतना अच्छा हो नहीं पाता है, लेकिन जगह के अभाव के कारण ये चीजें पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्नाशय रस की पीएच का मान कितना होता है। अब अग्नाशय रस, इसके बारे में हमने पेनक्रियाज जो ग्लैंड होती है ना, इसमें क्या निकलता है, पेनक्रियाज जूस निकलता है। क्या निकलता है, पेनक्रियाज जूस। तो अग्नाशय रस की जो पीएच का मान कितना होता है, तो देखिए दोस्तों, जब मैं आप लोगों को ब्लड पढ़ा रहा था तब देखिए ऑप्शन इलिमिनेशन क्या होता है, ऑप्शन को इलिमिनेट करना कैसे आना चाहिए। देखिए जब आपको मैं ब्लड पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि 7.4 ये किसकी पीएच होती है, ब्लड की होती है। किसकी होती है, ब्लड की होती है। और ध्यान दीजिएगा 6.6 ये भी मैंने आपको किसी न किसी की पीएच बताई हुई है। शायद आप ये यदि अच्छे से याद करेंगे तो लार की जो पीएच होती है, जिसे स्लाइवा बोला जाता है, उसकी पीएच का मान कितना होता है, 6.6 होता है। ठीक है, अब एक चीज और देखिए कि यदि आप लोग अग्नाशय रस की बात करें, किसकी बात करें, अग्नाशय रस, तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। कैसी प्रकृति होती है, क्षारीय। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अग्नाशय रस की पीएच कैसी होती है, तो अग्नाशय रस की पीएच कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति। कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। अग्नाशय रस की पीएच का मान कितना होता है, 7.7 होता है। कितना होता है, 7.7 होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये किसकी पीएच है, लार की है, ये इसकी है। अब 7.2 और 7.7 इन दोनों में से आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 7.2 पीएच तो किसी की भी होती नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, यदि आप लोगों ने इन चीजों को बार बार बहुत मेनी टाइम्स यदि आपने रिपीटेशन किया हुआ है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपके माइंड में, बिल्कुल कॉन्शियस माइंड में एकदम स्टेबल हो जाएगी, तो वो चीजें आप लोगों को अच्छे से याद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। मानव में सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। देखिए दोस्तों, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लीवर होता है उसमें यदि उसमें थोड़ा थोड़ा डैमेज होता जाता है तो उसमें वापस से रीजनरेशन की क्या होती है ना, की क्षमता होती है। ठीक है, रीजनरेशन की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। वो अपना वापस से क्या कर लेता है, रीजनरेट कर लेता है अपने आप को। तो पुनरुद्भवन की क्षमता किसके अंदर होती है, लीवर के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, लीवर के अंदर होती है। बढ़िया, आपके अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं होती है, अग्नाशय के अंदर भी पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं होती है। एक ही ऑप्शन आएगा, क्या आएगा, लीवर। लीवर के अंदर क्या होता है, पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से पढ़िएगा एक बार, कि एक बार मैं पढ़ देता हूं कि श्वेत रक्त कोशिका में कणिकाणु ग्रेन्युलोसाइट्स कोशिका का उदाहरण है। अब यदि आप लोगों ने चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप लोगों को दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाएगा कि हमने जब डब्ल्यूबीसी पढ़े थे तब मैंने आप लोगों को बताया था कि डब्ल्यूबीसी में 2 टाइप्स होंगे, एक तो होगा ग्रेन्युलोसाइट्स और एक एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इसिनोफिल्स 3 चीजें आएंगी ग्रेनुलोसाइट्स में, जिनके अंदर क्या होते हैं, कण प्रेजेंट होते हैं। जिनके अंदर क्या होते हैं, कण प्रेजेंट होते हैं। एग्रेनुलोसाइट्स वो होते हैं जिनके अंदर कण प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो एग्रेनुलोसाइट्स में कौन से आते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। कौन से आते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। और जो ग्रेनुलोसाइट्स है इसके अंदर आएंगे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इसिनोफिल्स, ओसिनोफिल्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे एक बार जगह तो है ही नहीं है, ठीक है, तो आप वर्बली इस चीज को ध्यान रखिए कि न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इसिनोफिल्स होते हैं। अब देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम जब एग्जाम में जाते हैं तो अब हमारा सबसे फेवरेट जो ऑप्शन होता है ना, वो ये वाला होता है, उपरोक्त सभी। बस एक बार यदि हमें उपरोक्त सभी दिख जाए ना, तो फिर आपके माइंड में कहीं ना कहीं डाउट वाली सिचुएशन पक्का आएगी। क्योंकि मैं भी एग्जाम दिया हुआ हूँ, बहुत सारी मैंने एग्जाम्स दी हैं, तो मुझे इस चीज का अनुभव है कि जब भी हमें उपरोक्त सभी आ जाता है तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज जरूर आती है कि उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन तो शायद हो ही सकता है। तो यदि आप रिस्क भी लेते हैं ना, तो सबसे पहले जिस ऑप्शन पे रिस्क लेते हैं वो होता है उपरोक्त सभी। लेकिन अब जो RSSMB बोर्ड है वो भी बहुत चालाक हो गई है कि ऐसे ऑप्शंस जरूर देती है एग्जाम में कि कहीं ना कहीं आप लोगों को क्या हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, श्वेत रक्त कणिकाणु WBC में ग्रेनुलोसाइट्स का उदाहरण कौन सा है, तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और ओसिनोफिल्स। अब देखिए बेसोफिल कौन सा है, बेसोफिल। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स ये किसके प्रकार है, एग्रेनुलोसाइट्स के प्रकार है। किसके प्रकार है, एग्रेनुलोसाइट्स के। तो ध्यान रखिएगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। लार किसके पाचन में सहयोग करती है। लार के बारे में जब मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहा था तब मैंने आप लोगों को काफी सारी चीजें बताई थी, और मैंने आप लोगों को बताया था कि लार क्या करती क्या है, ठीक है, और लार में किस किस चीज का पाचन होता है। यदि आप लोगों को इसके बारे में यदि पूरा बहुत अच्छे से जानना है तो प्लीज जाके वीडियो जरूर देखिए कि लार क्या क्या, लार में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं और लार की पीएच का मान कितना होता है, और सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हुई है। कौन सी प्रोटीन होती है, म्यूसिन प्रोटीन होती है, ठीक है, और किसका पाचन करती है, स्टोर्स का पाचन करती है, कितने परसेंट स्टोर्स का पाचन करती है, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 30% स्टोर्स का पाचन किसमें हो जाता है, लार के माध्यम से हो जाता है।
क्योंकि लार करती क्या है, मैं एक बार एक क्वेश्चन साफ कर देता हूँ और आप लोगों को एक उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से मैं बता पाऊंगा कि क्या है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं एक बार मिटा रहा हूँ। तो देखिए कि जो लार होती है ना, स्लाइवा जिसे बोला जाता है, ये क्या करती है, स्टोर्स को किसमें कन्वर्ट कर देती है, माल्टोज में। किसमें कन्वर्ट कर देती है, माल्टोज में। कितने परसेंट स्टोर्स को, 30% स्टोर्स किसमें कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोज में। ध्यान रखिएगा, 30% स्टोर्स किसमें कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। और क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, H2O प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, SCO3 माइनस थायोसाइनेट्स प्रेजेंट होते हैं। और पाचन एंजाइम कौन से होते हैं, एक तो टाइलिन, ये ध्यान रखिएगा, टाइलिन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, शायद LDC में भी पूछ ले, ये ध्यान रखिएगा, टाइलिन और एमाइलेज। कि लार में कौन सा एंजाइम है, पाचन एंजाइम है, वो प्रेजेंट होता है। तो टाइलिन और एमाइलेज कौन से एंजाइम है जो लार में प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि कौन से एंजाइम लार में प्रेजेंट होते हैं और कितने परसेंट स्टोरेज का पाचन करती है। कुछ मात्रा में वसा का पाचन भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा कि लार के माध्यम से क्या होता है, कुछ मात्रा में वसा का पाचन भी होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन है जो आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखने हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि जठर रस एंजाइम स्रावित करता है। जठर रस कौन सा एंजाइम स्रावित करता है। अब देखिए दोस्तों, जब मैं आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम में जब आमाशय के बारे में पढ़ा रहा था, तब मैंने आप लोगों को कहीं ना कहीं याद कीजिए जठर रस के बारे में जरूर बताया होगा कि जठर रस क्या होता है। और मैंने आप लोगों को ये लाइन भी लिखवाई होगी कि यदि भोजन के अंदर जठर रस मिल जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, कायम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कायम कहा जाता है। तो जठर रस क्या करता है, ठीक है, जठर रस कहाँ पे निकलता है, आमाशय में निकलता है। तो देखिए न्यूक्लिक अम्ल, ये आप लोग जब याद करेंगे तो अग्नाशय के बारे में मैंने जब पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि संपूर्ण पाचन रस किससे स्रावित होते हैं, अग्नाशय से स्रावित होते हैं। और वहां पे मैंने कहीं ना कहीं आप लोगों को न्यूक्लियोलाइसिस अम्ल भी पढ़ाया होगा। वहां पे मैंने आपको बताया ट्रिप्सिनोजन और जितने भी टाइलिन तो किसमें निकलता है, टाइलिन तो लार से निकलता है, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन है और न्यूक्लिक जो ये अम्ल है, इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। और एक है लाइपेज है जो किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। तो ये सारे एंजाइम हमने किसके अंदर पढ़े, अग्नाशय के अंदर पढ़े हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल ध्यान रखिएगा कि ये आमाशय में नहीं निकलता है। देखिए सेकंड है रेनिन। रेनिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन पाचक होती है। और किसका पाचन करती है, दूध की केसिन प्रोटीन जो होती है, दूध का पाचन करती है। टाइलिन जो अभी हम लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस करके आए हैं कि जो टाइलिन है, जब मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइलिन होता है वो लार के साथ निकलता है, जब मैं आपको पढ़ा टाइलिन और एमाइलेज ध्यान रखिएगा। और एक है लैक्टेज। लैक्टेज है ये तो सॉरी जो दही होता है उसके अंदर पाया जाता है। तो टाइलिन है, ये किसका पाचन क्या करता है, लार के साथ निकलता है। और लार में ही ये उपस्थित होता है एंजाइम। लेकिन रेनिन जो होता है ये क्या करता है, जठर रस के साथ निकलता है, जो किसका पाचन करता है, किसका पाचन करेगा, दूध का पाचन करता है। दूध कौन सी, दूध में कौन सी प्रोटीन का, केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। तो ध्यान रखिएगा कि दूध में जो केसिन प्रोटीन का पाचन है वो किसके माध्यम से होता है, रेनिन के माध्यम से होता है। तो जठर रस एंजाइम स्रावित करता है, कौन सा एंजाइम स्रावित करता है, रेनिन एंजाइम को क्या करता है, स्रावित करता है। निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। निष्क्रिय पेप्सिनोजन ध्यान रखिए, इनएक्टिव पेप्सिनोजन ध्यान रखिए, जितने भी नोजन होते हैं ना, इसको जैसे मैंने ट्रिप्सिनोजन पढ़ाया था, ठीक है, पेप्सिनोजन है। तो ये ध्यान रखिएगा जितने भी ये क्या इनएक्टिव फॉर्म है, क्या है इनएक्टिव फॉर्म है। ये मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को ये सारी बातें बहुत अच्छे से और बहुत सिस्टमेटिकली बताई थी, एक एक चीज, क्योंकि उसी के बेस्ड पे सारे क्वेश्चन बनाए हैं कि जितने भी चीजें सारी आपके साथ क्लियर हो सके। तो निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। तो मैंने बहुत अच्छे से ये लाइन लिखवाई थी जब मैं आमाशय से पढ़ा रहा था। शायद मुझे याद है कि जब मैंने आपको फर्स्ट लाइन यही लिखवाई थी कि जब मैं HCl के बारे में पढ़ा रहा था कि HCl करता क्या है। तो HCl अम्ल क्या करता है, निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। दूसरा क्या करता है, जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है, ठीक है। और आयरन का क्या करता है, उपापचय करता है, ये ध्यान रखिएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो HCl के माध्यम से होती है। तो अभी ध्यान रखिएगा कि निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलने का काम कौन करता है, HCl करता है। रेनिन के बारे में हमने पढ़ ही लिया, ठीक है ना। इनके बारे में आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना नहीं है, ठीक है। आरबीसी का क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि आरबीसी का आकार होता है। तो आरबीसी के बारे में, आरबीसी क्या होती है, रेड ब्लड सेल होती है। क्या होती है, रेड ब्लड सेल। तो आरबीसी के बारे में मैंने आप लोग को काफी सारी चीजें बताई हुई है कि आरबीसी का जो कार्यकाल है वो कितना दिन होता है, 120 डेज होता है। इरेथ्रोसाइट्स इन्हें कहा जाता है। और दूसरा ये नष्ट किसमें होती है, स्प्लीन और लीवर के अंदर ये क्या होती है, नष्ट होती हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। और इनका
जो आकार है वो कैसा होता है, उभयावतल होता है। कैसा होता है, उभयावतल होता है। और उभयावतल होता क्यों है ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि उभयावतल इनका आकार होता क्यों है। तो जाके यदि आप लोगों को लगता है कि उभयावतल होता क्यों है इसके बारे में जानना है तो वीडियो जरूर देखिएगा जाके कि उभयावतल इनका आकार होता क्यों है। क्योंकि ये सारी चीजें एक साथ जब अब आप लोग बोलेंगे कि आरबीसी के बारे में हमें पूरी सारी डिटेल से अभी बताया जाए तो इतना सब कुछ क्वेश्चन सीरीज में पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि फिर क्लास बहुत लंबी हो जाती है कि पूरे चैप्टर को समझाने के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि आरबीसी का आकार कैसा होता है, उभयावतल होता है। रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए अभी अभी जब लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था तब मैं आप लोगों को न्यूट्रोफिल्स के बारे में बता रहा था कि जब हम डब्ल्यूबीसी के बारे में जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं। तो एक तो होता है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, एक होता है बेसोफिल्स, एक होता है ओसिनोफिल्स। ये क्या है, डब्ल्यूबीसी के प्रकार है। ग्रेन्यूल्स कणिकारे जो कणिकाणु वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और ओसिनोफिल्स। तो ये चीजें क्या है, डब्ल्यूबीसी के हैं। किसके हैं, डब्ल्यूबीसी के। तो डब्ल्यूबीसी रक्त का थक्का बनाती है क्या, नहीं, डब्ल्यूबीसी रक्त का थक्का नहीं बनाती है। रक्त का थक्का बनाने में कौन भूमिका निभाता है, बिम्बाणु, जिन्हें बोला जाता है प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स का मैंने आप लोगों को नाम बताया था, थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बताया था, थ्रोम्बोसाइट्स। तो ध्यान रखिएगा थ्रोम्बोसाइट्स क्या करते हैं। अब देखिए आपके ऑप्शन में कहीं भी बिम्बाणु नहीं आया है तो ये ध्यान दीजिएगा कि यदि बिम्बाणु नहीं आया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस क्वेश्चन को छोड़ देना है या फिर, क्योंकि चीजें यदि आप गौर से देखेंगे कि थ्रोम्बोसाइट्स भी क्या है, बिम्बाणु को ही कहा जाता है। और इरेथ्रोसाइट्स किसको कहा जाता है, आरबीसी को कहा जाता है। और ल्यूकोसाइट्स किसको कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। तो तीनों नाम आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इरेथ्रोसाइट्स आए तो आरबीसी, और ल्यूकोसाइट्स आए तो डब्ल्यूबीसी, और इरेथ्रोसाइट्स आए तो सॉरी थ्रोम्बोसाइट्स आए तो आपको क्या ध्यान रखना है, प्लेटलेट्स के बारे में ध्यान रखना है कि प्लेटलेट्स का क्या नाम है, थ्रोम्बोसाइट। तो थ्रोम्बोसाइट ध्यान रखिएगा कि रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं थ्रोम्बोसाइट। इरिथ्रोसाइट आरबीसी को कहा जाएगा। मोनोसाइट्स है, ये क्या है, डब्ल्यूबीसी है। उसमें हमने एग्रेनुलोसाइट्स में पढ़ा था कि मोनोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स। तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। और जो है कि टी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, टी लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं का परिपक्वन होता है। टी लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं का परिपक्वन, जब मैंने आप लोगों को पढ़ा रहा था तब डब्ल्यूबीसी के प्रकार भी, तब मैंने आपको बताया था कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। लिम्फोसाइट्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। एक तो बीटा लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। ध्यान दीजिएगा, बीटा लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो देखिए जो बीटा लिम्फोसाइट होते हैं ना, इनका संश्लेषण और परिपक्वन, ये मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था कि इनका जो संश्लेषण और परिपक्वन होगा बीटा बीटा से याद रखेंगे बी फॉर बीटा, तो इसका किसमें होगा, बोन मेरो में। किसमें होगा, बोन मेरो। बी फॉर बीटा और बी फॉर बोन मेरो, ये ध्यान रखिएगा, बी फॉर बीटा और बी फॉर बोन मेरो। इस प्रकार भी आप याद रख सकते हैं। और जो टी लिम्फोसाइट्स है इनका किसमें होगा, टी फॉर थाइमस। टी फॉर थाइमस, इनका जो संश्लेषण होगा वो तो किसमें होगा, बोन मेरो में होगा। किसमें होगा, बोन मेरो में। लेकिन जो परिपक्वन की बात आएगी, किसकी बात आएगी, परिपक्वन की। यदि आपसे बोला जाए कि परिपक्वन कहां पे होता है तो आपको लगाना है थाइमस ग्रंथि में। किसमें होता है, थाइमस ग्रंथि में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो परिपक्वन की बात आएगी तो आप लोगों को लगाना है कि थाइमस ग्रंथि के अंदर होगा। यदि संश्लेषण की बात आए, किसकी बात आए, संश्लेषण की, तो संश्लेषण किसके अंदर होगा, बोन मेरो के अंदर ही होगा। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा कि टी लिम्फोसाइट से जो कोशिकाएं होती हैं उनका परिपक्वन कहां पर होता है, तो किसके अंदर होता है, थाइमस ग्रंथि के अंदर होता है। एक बार वापस से क्वेश्चनों को आप देख लीजिए। जठर रस एंजाइम स्रावित करता है, रेनिन के माध्यम से होती है। दूध पाचक प्रोटीन है। निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में एचसीएल के माध्यम से इसको क्या किया जाएगा, सक्रिय किया जाएगा, क्योंकि निष्क्रिय पेप्सिनोजन होता है। पेप्सिन किसके पाचन में सहायक करता है, पेप्सिन किसको बचाता है, प्रोटीन को। किसको, प्रोटीन को। तो प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो पेप्सिन है ये किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। आरबीसी का आकार उभयतल होता है। उभयतल क्यों होता है इसके बारे में आप लोगों को जानना है तो एक बार वीडियो जरूर जाके देखिए। और रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी निभाते हैं, थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स जो निभाते हैं। उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, फाइब्रिनोजन जो क्या करता है, थ्रोम्बिन को, किसको, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करता है। किसमें, थ्रोम्बिन में। अब प्रोथ्रोम्बिन है वो क्या इनएक्टिव फॉर्म है और थ्रोम्बिन क्या एक्टिव फॉर्म है। तो एक्टिव फॉर्म किसको एक्टिव है, फाइब्रिनोजन को। फाइब्रिनोजन फिब्रिन को एक्टिव करता है। तो ये मैंने पूरा आपको ब्लड प्रोसेस है वो पूरा मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि किस प्रकार हमारी ब्लड क्लोटिंग होती है। तो पूरा एक बार जाके देख सकते हैं आप कि किस प्रकार हमारी ब्लड क्लोटिंग होती है। टी लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं का परिपक्वन कहां पर होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा कि यदि आपसे पूछा जाए कि परिपक्वन की बात आए तो परिपक्वन किसके अंदर होगा, थाइमस ग्रंथि के होगा। और यदि
ससलेशन की बात है तो ससलेशन किसके अंदर होगा, बोन मैरो के अंदर होगा। तो दोस्तों आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन की ये सीरीज थी कि 10 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं, इसमें मैंने आप लोगों को साथ के साथ बहुत सारी थ्योरी भी, इससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी वो मैंने आप लोगों को करवाने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों का एक बार थोड़ा थोड़ा रिविजन हो जाए। और भी जो क्लासे हैं वो इस तरीके से आती रहेंगी। तो यदि जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी नई नई चीजें हैं जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे वो आप लोगों के लिए आप लोगों को तुरंत मिल जाए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और जो हमारा जो भोजन के अवयव जो पार्ट्स उसमें थोड़ा सा रह गया था, वो भी हम बहुत जल्दी उसको भी कवर कर लेंगे, कि जो भी चीजें हैं वो आप लोगों की छूटे नहीं। और एलडीसी के एग्जाम की तैयारी करने वाले साथियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो अपना एग्जाम बहुत अच्छे से दें। और बाकी हम पेपर के बाद आप लोगों से बिल्कुल जरूर मैं आप लोगों के साथ मिलता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि उस अकॉर्डिंग हम कहीं ना कहीं सीटी की प्रिपरेशन भी कर पाएंगे, ताकि पैटर्न का पता चलेगा कि नया पैटर्न किस प्रकार से है। और यदि लगेगा कि चीजें जो हमने पढ़ी हैं बिल्कुल उसी पर बेस्ड हैं, तो हम इसी प्रकार सिस्टमेटिकली आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि इससे अच्छा कोई पैटर्न हो नहीं सकता है कि जितनी भी चीजें हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है, फिर भी यदि कोई भी क्वेश्चन यदि उसके बाहर भी पूछा जाता है तो हम कोशिश करेंगे कि उससे भी आगे तक जाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो दोस्तों 10 के 10 क्वेश्चन है वो आप लोग बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, और उससे जो रिलेटेड मैंने आप लोगों को थ्योरी बताई है वो भी एक बार ध्यान से देखिएगा। और यदि आप लोगों को लगता है कि अभी भी हमारा बहुत सारा पार्ट छूटा हुआ है, तो आप प्लीज जाके एक बार पूरा पढ़िए और अच्छे से रिवीजन कीजिए, ताकि और आप लोग जब भी क्वेश्चन करते हैं तभी भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ता हूं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। यदि आप लोगों ने चीजों को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप लोगों के दिमाग में आंसर है वो तुरंत आंसर आ जाएगा। तो खुद से करने की भी कोशिश कीजिए फर्स्टली, ताकि आप लोगों के क्या कि क्वेश्चन जो है वो तुरंत दिमाग में रहे और आप खुद से करते हो। और फिर एक चीज है कि यदि आप लोगों ने गलत कर दिया फिर मैं उसका आंसर बताता हूं तो वो दिमाग में जाके बिल्कुल सेट हो जाता है, एकदम बिल्कुल छप जाता है। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को अभ्यास करना है, ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन करते रहेंगे, और भी आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जरूर। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे बिल्कुल, और बहुत अच्छे से चैप्टरों को पढ़ते रहेंगे। और सीटी एग्जाम भी जो सितंबर में बताया जा रहा है, तो सीटी के लिए पूरी तरीके से तब तक प्रिपेयर भी हो चुके होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर चुके होंगे। तो आज की क्लास को सिर्फ इतना ही, बाकी आप लोग क्वेश्चन करते रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत।